नमस्कार दोस्तों। स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभी एग्रीकल्चर सर्विसेज का प्री का एग्जाम कंडक्ट करा दिया गया है। मुख्य परीक्षा को अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि जो द्वितीय चरण है मुख्य परीक्षा वो लिखित है। और इसमें जो प्रश्न पत्र होंगे कह सकते हैं कि वो 3 है। समझने की जरूरत है थोड़ा सा सिलेबस को। सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। इसको प्रिंट निकाल के एक बार रख लीजिएगा आप सभी। मेन का जो सिलेबस है, अ, जैसे आपका जो प्रश्न पत्र है वो कितने हैं, 3 है। लेकिन ये जो पेपर होगा ये 2 मीटिंगों में होगा। प्रथम सत्र जो कि 3 घंटे का होगा और द्वितीय सत्र 3 घंटे का होगा, अर्थात एक ही दिन में ये एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा, सुबह शाम। पहला। दूसरा जो प्रथम प्रश्न एक तरीके से फर्स्ट पेपर होने वाला है वो 3 घंटे को, उसमें से कहेंगे कि जस्ट हाफ 1.3 अर्थात कह सकते हैं वो 50 अंक का आपका होगा, जो कि सामान्य अध्ययन होगा। अर्थात 50 अंक के आपके सामान्य अध्ययन हो गए और 50 अंक का आपका सामान्य हिंदी और निबंध होगा। तो ये 2 तरीके से कहने का आशय है कि 100 नंबर का पहला पेपर होगा। और जो द्वितीय पेपर है, अर्थात कह सकते हैं कि तृतीय प्रश्न पत्र, तो ये तीसरा होगा। अर्थात आपको 3 प्रश्न पत्र मिलेंगे 2 पालियों में, जो वैकल्पिक विषय से लेकर होगा। कोई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट शाखा है, जो एग्रीकल्चर की होगी, हॉर्टिकल्चर है, इस तरीके से अलग अलग शाखाएं हैं, जो कि 3 घंटे का होगा और ये 250 अंक का होगा। तो कहने का आशय टोटल जो हमारा पेपर होगा वो 350 अंक का होगा, 250 सेकंड और 100 अंक का फर्स्ट पाली। तो कहा जा सकता है कि ये मान के चलिए कि आपके टोटल 350 में 100, तो 25 to 30% के 25 के एबव मान के चलिए कि आपका जीके जीएस और ये रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी डिसाइडिंग रहेगा, लेकिन 250 अंक बहुत होता है, ये आपका जो मेन सब्जेक्ट होने वाला है। अब अगर हम बात करें जो आपका सिलेबस है, मेजर रूप से आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं कि आपके जो पेपर होंगे, पेपरों की संख्या 3 होगी, लेकिन वो होंगे 2 पालियों में। प्रथम पाली में आपके 2 पेपर आएंगे। एक पेपर आपका 1.5 घंटे में दिया जाएगा स्टार्टिंग के, वो सामान्य अध्ययन से होगा। फिर आपको 1.5 घंटे बाद दूसरा पेपर दिया जाएगा, एक ही कॉपी में रहेगा जहां तक लिखने का, जो कि किससे रहेगा, सामान्य हिंदी और निबंध से संबंधित रहेगा। दूसरा पेपर आपको सेकंड पाली में कर सकते हैं, तीसरा पेपर रहेगा जो सेकंड पाली में दिया जाएगा, वो आपका वैकल्पिक विषय होगा जो 250 अंक का होगा। अब अगर हम सामान्य अध्ययन को देखें, जो आपका 50 अंक का होने वाला है, उसमें एक तरीके से प्रथम प्रश्न पत्र कर सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे, अर्थात 1 अंक होंगे, जिनकी शब्द सीमा 25 वर्ड होगी। 25। अब 25 अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कह सकते हैं कि 25 वर्ड सीमा इतनी ही हो रही है आपकी। ये 25 शब्द सीमा हो जाएगी। अब 25 शब्द सीमा में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो जीके जनरल साइंस दिया है। जैसे दिया है ऑर्गेनिक खेती, अर्थात जैविक खेती क्या है, या जैविक खेती के लाभ बताइए। तो अब इस तरीके से, या पंचायती राज जो व्यवस्था है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये ये सब सर्वप्रथम कहाँ लागू, मतलब इस तरीके से जो ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो कहीं ना कहीं ऐसे होने वाला है। जो 25 शब्दों में लिखना 1 अंक का होगा। लघु उत्तरीय होगा जो 3 अंक का होगा, जिसकी शब्द सीमा 75 होगी। तो 75 शब्द सीमा भी बहुत ज्यादा नहीं होती, ये इतनी हो जाएगी। अ, अब उसमें कुछ इस तरीके से कि पंचायती राज व्यवस्था के क्या लाभ हैं, पंचायती राज व्यवस्था के क्या एक तरीके से किस अनुच्छेद में, इस तरीके से थोड़ा सा डीपली कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक खेती के लाभ या जैविक खेती के लाभ हम कह सकते हैं, या भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है संक्षेप में बताएं। इस तरीके से आपके अति लघु उत्तरीय हो जाएंगे। और 5 प्रश्न आपके होंगे जो दीर्घ उत्तरीय होंगे। 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। मैं जब अभी सिलेबस देखूंगा तो आप सबको थोड़ा सा, बाकी जो आपका सामान्य हिंदी है 25 और सामान्य निबंध। तो अब जैसे निबंध आपका 25 अंक का दिया गया है, अब आपको 5 से 6 टॉपिक अभी हम दिखाएंगे, वो 5 से 6 टॉपिक है। किसी 1 2 टॉपिक को आप, जैसे
एक तरीके से प्राकृतिक आपदाएं रहती है, तो सूखा, बाढ़, इन सब पे थोड़ा सा अर्थक्वेक, इन सब टॉपिकों पे थोड़ा सा आप बृहद जानकारी इनके डाटे कलेक्ट कर ले, तो 100% मतलब ये 6 टॉपिक आपको आना ही आना है। तो निबंध एक तरीके से ये पेपर आउट जैसा रहता है। सामान्य हिंदी भी आपकी पेपर आउट जैसा ही रहेगा, 25 अंक का है। कि क्या आना है, कैसे आना है, वो सिलेबस में दिया गया है। दूसरा जो मैंने बताया कि वैकल्पिक विषय इसमें 8 होंगे और पहला और चौथा पर प्रश्न पत्र कंपलसरी होगा। तो ये कहीं न कहीं अभी इसको आप ये मान के चलिए कि इस चैनल पे एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, या आरएफओ के तमाम पेपर जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल पे थे वो अपलोड है। सिलेबस लगभग लगभग वही है, बहुत कम चेंजेज है एग्रीकल्चर के सिलेबस में। पैटर्न आपको वहां से पता चल जाएगा कि कैसे पहला और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा है। चलिए हम इसमें संक्षेप में जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं। 100 नंबर के जो क्वेश्चन है, जैसे आपका पहला क्या है, फर्स्ट जो पेपर में आएगा वो है जनरल स्टडीज। तो अब जनरल स्टडीज में हम सब देखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, इस तरीके से 25 शब्द, 75 शब्द और 125 शब्दों में लिखना है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आपका। ये एक तरीके से दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछा जा सकता है, जो 125 शब्द का है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। तो आप इस तरीके से लिखते हैं कि भाई वर्तमान समय में भारत की कुल जीडीपी का 18% या 17% जो रहेगा डाटा, वो कृषि है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि अब इसमें रोल, तो अब इसको बेहतर तरीके से, क्योंकि आपको लिखना कैसे है, 125 शब्दों में लिखना है। तो जो मैं मुझे लगता है कि अब इसको आप अगर आप के पास नॉलेज है, तो मतलब कि आपको अगर विषय के बारे में जानकारी रहेगी, तो आपके लिए 500 शब्द भी कम पड़ जाएंगे। तो अब इसको आप ऐसे डायग्रामेटिक लिख सकते हैं कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहला क्या आप कर सकते हैं इसको, कि ये प्रोवाइड करता है क्या, इंडियन इकोनॉमी में ये प्रोवाइड करता है आपको एम्प्लॉयमेंट, अर्थात रोजगार। अर्थात अगर आज की भी डेट में देखा जाए, तो जो ग्रामीण आबादी है उसका 50% से 60% जनता जो है वो कहीं ना कहीं कृषि पे है। दूसरा, ये कच्चा माल उपलब्ध कराता है, रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है भाई, ये कच्चा माल उपलब्ध कराएगा। तीसरा, ये बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर से तात्पर्य ये है कि आज की डेट में भाई केसीसी है, बैंक है, तो ये बैंकिंग सेक्टर में, तो ये इंडियन इकोनॉमी में ही ये एग्रीकल्चर का रोल है। तीसरा क्या है, मैकेनाइजेशन हो रहा है। एग्रीकल्चर में जब मैकेनाइजेशन होगा तो कृषि यंत्र, ये सब की बिक्री बाई ट्रैक्टर, ये सब चीजें। तो कहने का आशय ये है, कृषि निवेश, फर्टिलाइजर, बीज खाद, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के क्या रोल है, इसको मैं अभी यहाँ बस एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम में लिखा कैसे जाता है, लिखने की प्रैक्टिस जो होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से डायग्रामेटिक, अब आपको यहाँ डाटा भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अब एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो ये है, जीडीपी में रोल इतना परसेंट है, तो 17.5%, 18% जो भी एग्जैक्ट होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। हम इसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट किसका है, हम अल्फांसो, तमाम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, तो ये सब एग्रीकल्चर। तो ये सब आप डायमेट्रिकली जब लिखोगे, क्योंकि 125 शब्द में लिखना है, ये मान के चलो कि अगर वर्ड टू वर्ड बस हेडिंग आप डालोगे, तब भी आपका 125 शब्द पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस डायग्राम के माध्यम से लिखोगे तो सबसे बेहतर होगा। एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, आपको बेहतर नॉलेज है, और ये आपका पूरा जो एक तरीके से है नॉलेज को वो रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से जैसे हम अगर दूसरा बात करें, अब लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी जैसे भी है उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस इतना है कि आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन कैसे हम कर रहे हैं। या हम अब इसमें बात करें, सीधा सा है कि अगर आ गया कि रोल ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये आ जाएगा, सीधा ऐसे आएगा कि हरित क्रांति का क्या योगदान है। तो हरित क्रांति है क्या भाई, हरित क्रांति 1965-66 में एक तरीके से आई, जिसकी वजह से खाद्यान्न उत्पादन, अर्थात गेहूं, धान का जो हमारा उत्पादन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज किया।
अब उसके जो डाटे हो जाएंगे, इंक्रीज क्यों किया, अब उसको आपको इंक्रीज करने के पीछे, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के पीछे ये था कि हमने उन्नतशील बीज का प्रयोग किया, हमने फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव वैरायटीज का प्रयोग किया, हमने फर्टिलाइजर का प्रयोग किया, हमने पेस्टिसाइड और इन सब का प्रयोग किया, जिसकी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन अर्थात हरित क्रांति आई। भारत में इसके कौन जनक, मतलब एक तरीके से उसके बाद अब आ जाएगा ब्लू रिवोल्यूशन अर्थात मत्स्य पालन से संबंधित है, तो मत्स्य पालन में किस तरीके से हमारा इंक्रीज किया मत्स्य का उत्पादन। येलो रिवोल्यूशन आपका हो जाएगा। उसके बाद व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, व्हाइट रिवोल्यूशन मतलब दुग्ध उत्पादन 1970-71 में किस तरीके से ऑपरेशन फ्लड स्कीम आई, और आज की डेट में एक तरीके से हम इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्ट्स एक तरीके से है। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। अब उसके अलावा जैसे अभी बात होगी, मैं बस आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सिलेबस है कैसे आपको जनरली आप सबके पास है। प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर सोल्यूशन, ये लघु उत्तरी में आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय कृषि की क्या समस्याएं हैं और उनका क्या सोल्यूशन है। तो सीधी सी बात है कि अब आपको जब इसका लिखना होगा तो हेडिंग डालेंगे कंप्लीट। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर, ऐसे आपने डायग्राम बनाया और फिर आप यहाँ लिखेंगे कि सबसे पहला तो ये है कि मैकेनाइजेशन का, दूसरा आपका सीड फर्टिलाइजर अर्थात निवेश उन्नतशील इनका कर सकते हैं। आप फिर टेक्नोलॉजी को डाल सकते हैं। अ, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है लैंड, प्रॉब्लमेटिक लैंड है। और जो होता है कि एक तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर या हमारे एग्रीकल्चर में ये है कि मानसून आधारित है, तो हम इसको कैसे हैं कि एक तरीके से मानसून आधारित। अब इनके क्या सोल्यूशन है, तो अब सोल्यूशन का आप यहाँ बनाइए, ये आप बनाइए, यहाँ नीचे लिखिए प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन। अब आपने यहाँ लिखा मैं एक तरीके से कृषि निवेश अच्छे नहीं, तो अब आप ये कि प्रोवाइडिंग बेटर शीट्स, क्वालिटी शीट्स। उसके बाद अब आपका मैकेनाइजेशन नहीं तो इम्प्रूव मैकेनाइजेशन सिस्टम। लैंड प्रॉब्लमेटिक है तो उसको कि रिक्लेम द लैंड्स बाय डिफरेंट मेथड्स। उसके बाद आपका मतलब कि ये एक, तो ये आपका 125 के ओके। लेकिन अभी ग्राफ के माध्यम से जब रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे जो लगता है, जो मेरे अनुभव में रूप से आप सब कर रहा हूँ, तो अ, बहुत ही बेहतर कह सकते हैं कि आपका वो लगेगा जो एग्जामिनर के सामने जब आपकी कॉपी जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो बेहतर रहेगा। और मुझे लग रहा है कि आप सबको भी अभी थोड़ा सा समझ में ला, कुछ लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं कुछ का क्या कहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से फॉलो करते हैं, लिखते भी हैं। अब जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ यूपी, अब आप इसको कई तरीके से लिख सकते हो। कुछ लोग होंगे कि वो ऐसे लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे ईस्टर्न प्लेन, वेस्टर्न प्लेन, तराई रीजन, इस तरीके से आप 8 लिखोगे। फिर उसमें क्या मेजर क्रॉप्स हैं और किन किन जनपदों में पाई जाती है वो आप लिखोगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपका लिखने का यहाँ जो क्या हो जाएगा, अगर ये लघु उत्तरी में पूछा जा रहा है या उस तरीके से, अगर केवल ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी, मतलब कि जब अति लघु उत्तरी एक नंबर का जब पूछा जाएगा 25 सीमा में, और तब वो आपको वह उत्तर प्रदेश में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं, इस तरीके से बस आपको लिखना पड़ेगा। और इंडिया की बात, अब जब बात आ गई अगर इस तरीके से है, तो दूसरा जो इसका है, आप सीधा उत्तर प्रदेश का फिगर बनाएंगे। ये आपका उत्तर प्रदेश का फिगर हो जाएगा। आप ये वेस्टर्न इसके जो जिले हैं वेस्टर्न, अब इसमें जिले को भी नहीं, सीधे सी ये आप डालेंगे, ये तराई रीजन है, ये आपका एक तरीके से सेंट्रल प्लेन है, ये ईस्टर्न प्लेन हो जाएगा, ये बुंदेलखंड रीजन हो जाएगा, ये एक तरीके से विंध्य रीजन। मतलब इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करके फिर यहाँ आप लिख दोगे कि यहाँ तराई रीजन में deficiency of zinc, NPN, एंड इस तरीके से, एंड मेजर क्रॉप इज शुगर केन, पैडी एंड वीट। वेस्टर्न रीजन है, बुंदेलखंड रीजन है, तो मेजर क्रॉप इज पल्सेज एंड लैक ऑफ मतलब एक तरीके से रेनफॉल लोएस्ट इन एमंग। तो मतलब इस तरीके से जब आप यहाँ रिप्रेजेंट कर दोगे, बुंदेलखंड रीजन है तो एक तरीके से बुंदेलखंड रीजन हो गया। विंध्य रीजन में आपका रेड सॉइल,
एंड मेजर क्राफ्ट सीरीज। तो फिर ये जब फिगर के माध्यम से आप दे देंगे तो वो अपने आप में ही आपका सफिशियंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए पेपर में भी कि आपके दो तरीके से आ सकते हैं, हो सकता है कि कॉपी में ही दे दिया जाए, तो वो फिर स्पेस ही इतना रहेगा कि आपको बस 125 शब्द का स्पेस ही देंगे। एक तो ये होता है, या एक दूसरा हो सकता है कि आपको पेपर दें और कॉपी अलग से दें, तो वहां आपको थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल सकता है। लेकिन हमें स्पेस से नहीं, हमें क्वालिटी क्वांटिटी पे नहीं जाना है, क्वालिटी को जाना है। जो मैं समझा पा मुझे उम्मीद है कि आप सब। अब जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, भाई समन्वित कृषि प्रणाली क्या है, तो उसको किस तरीके से करते हैं उसको लिखिए। और फिर रोल ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, हम बायो कल्चर का प्रयोग करेंगे। फिर हम सस्य प्रक्रियाओं का एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस करेंगे। और लास्ट में हम बैलेंस फर्टिलाइजर के यूज करेंगे, सॉइल टेस्टिंग करेंगे, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। रिसेंट इनोवेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, रिसेंट में क्या इनोवेशन हो रहे हैं, ये सब चीजें जैसे अब इनोवेशन में तो खोज आ जाएंगी। नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्रॉप सर्वे है, डिजिटल क्रॉप कटिंग है, इस तरह की चीजें चल। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में है। फिर उसके बाद जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो जैसे अभी दिया है बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल साइंस, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। अब क्या कर सकते हैं, कितना आएगा? तो अब इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, बस अब इसमें से ये आ सकता है कि आपका अगर कॉपी कैसे करेंगे, कोई भी फोल्डर है तो उसको कॉपी कैसे करेंगे, उसको पेस्ट कैसे करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड माउस क्या होता है, माउस का क्या काम है, डेस्कटॉप का क्या काम है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स में आपका कुछ भी पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा जा सकता है। या करंट अफेयर्स में, क्योंकि ये जीके जीएस का है, तो पूछा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन, मतलब ये तो नहीं है लेकिन जनरली आपका पूछा जा सकता है। कुछ जो करंट में उस समय चल रहा होगा। अ, उत्तर प्रदेश से भी जैसे ओलंपिक हुआ, तो वो ओलंपिक कहाँ हुआ? फ्रांस, पेरिस में हुआ। उसमें उत्तर प्रदेश से कौन कौन पुरस्कार पाए, या नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला, नेशनल राष्ट्रीय खेल अवार्ड किसको मिला, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछे। अब इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स है, अब इतना बड़ा सिलेबस है, बताइए आप सभी इसको मतलब कैसे पढ़ा जा सकता है? लेकिन अब ये है, तो एक सामान्य सा आपको लूसेंट उठाइए, सामान्य सा कॉन्सेप्ट, अति लघुत्तरी लघुत्तरी, एक सिंपल सा कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल एंड इकोनॉमिक, मॉडर्न मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इंक्लूडिंग नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। अब इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात की गई, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ 1857। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दो चार विशेषताएं, या इस तरीके से भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, गवर्नर कौन थे, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चंपारण आंदोलन कब हुआ, गांधी जी के बारे में पूछा जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जनरल नॉलेज, तो भारतीय संविधान के बेसिक फीचर्स, मतलब ये पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट कितने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं। और यहाँ पंचायती राज सिस्टम दिया गया, इसको थोड़ा सा आपको बेहतर पढ़ने की जरूरत होगी। पंचायती राज सिस्टम क्या है, कब आया, किस एक्ट के अंतर्गत आया, भारत में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, ये सारी चीजें। उसी तरीके से जियोग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बजटरी इन इंडिया, तो बजट ऑफ इंडिया, तो बजट ऑफ इंडिया में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सबसे ज्यादा टैक्स किससे प्राप्त होता है, जीएसटी क्या है, जीएसटी का पूरा नाम तक पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा। तो ये एक सिंपल सा है आपका, 50 नंबर का होगा। तो देखिए मेरा ये कहना है कि ये 50 नंबर, और ये सिलेबस बहुत बड़ा है, तो बहुत ज्यादा आपको डीपली नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर के भी सिलेबस दिए गए हैं, तो एग्रीकल्चर आप वैसे भी पढ़ेंगे ऑप्शनल में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बहुत डीपली घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उनको आप कवर कर लीजिए, तो आप 100% कर ले जाओगे। द्वितीय प्रश्न पत्र है, मैं ये कहूंगा कि द्वितीय प्रश्न पत्र एक तरीके से आपका पेपर आउट जैसा ही होता है। अपठित गद्यांश का संक्षेपण, ये सब हम सब 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि आपको एक पद्यांश, जनरली इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक पेपर और दैनिक जागरण जैसे हिंदी में है, तो दैनिक जागरण का पेपर का जो एडिटोरियल है उसको आप पढ़ते रहिए, फिर उससे आप कर ले जाएंगे। तो उस गद्यांश का संक्षेपण, उसको संक्षेप करना। अब देखिए ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आप एज ए क्लास 2 ग्रुप 1 जब भी आएंगे तो आपके पास चिट्ठी आएगी, पत्र आएंगे, आप पत्राचार करेंगे। तो पत्राचार का ये मतलब नहीं होता है कि उसको इतिहास भूगोल की तरह लिखो, वो संक्षेप में होना चाहिए, उसमें मूल बातें होनी चाहिए।
यही होता है संक्षेपण का कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए तो उससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है और उसका उपयुक्त शीर्षक देना होता है। तो ये एक तरीके से पेपर आउट जैसा ही है, बस आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हमको कर चुके हैं। अब अनेकार्थी शब्द है, जैसे एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तब ये तो पढ़ना पड़ेगा। तत्सम तत्सम, देशी विदेशी शब्द है, ये सारी चीजें हैं। संधि क्या होती है, समास क्या होते हैं, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह कहाँ लगना चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियां 100% आती है, मुहावरे लोकोक्ति अंदर होते हैं। एक एक 11 हो गया। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा में प्रयोग होने, तो उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियों को थोड़ा सा आपको, जैसे अवधि, हम सब जहाँ रहते हैं अयोध्या आसपास के, यहाँ अवधि बोली जाती है, तो अवधि की बोली की भाषा की अपनी अलग विशेषता है। ब्रज भाषा अलग विशेषता है, मेरठ की तरफ अलग बोली बोली जाती है। हमारा पूर्वांचल है, तो वहाँ एक तरीके से भोजपुरी। तो उत्तर प्रदेश की, अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की कितनी बोलियां हैं, या किसी एक बोली के बारे में विशेष पूछा जा सकता है, या ना भी पूछा जा, कुछ भी कुछ। ये तीसरा जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 अंक का, 5 अंक का कम से कम ये मान के चलिए का आएगा कि 10 नंबर का आएगा ये, मुझे जहां तक उम्मीद है कि 5 नंबर आएगा कि हिंदी को अंग्रेजी में, तो हिंदी से अंग्रेजी। तो अब वो जैसे दे दिया जाएगा कि राम स्कूल जाता है, तो उस तरीके से उसको मतलब आपको अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में रहेगा उसको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो ये एक सिंपल सा है। हिंदी निबंध की जो मैंने बात की, 500 शब्दों में लिखने की बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ये पेपर आपका आउट है। साहित्य और संस्कृत, जनरली एग्रीकल्चर स्टूडेंट साहित्य और संस्कृत में बहुत बेहतर नहीं लिख सकता है, मैं ये, क्योंकि हम सब साइंस से जुड़े हुए हैं। तो हम सब साहित्य में भी टेक्नोलॉजी, जहाँ प्रौद्योगिकी लिखना होगा वहां हम टेक्नोलॉजी वर्ड का यूज करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि साहित्य या संस्कृत के कोई एग्रीकल्चर स्टूडेंट जाएगा। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाओं को एग्रीकल्चर का स्टूडेंट थोड़ा सा कर सकता है, क्योंकि हम सब विभिन्न प्रकार की स्कीम को पढ़ते रहते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं एवं निदान, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे गरीबी एक समस्या है। अभी मॉब लिंचिंग हो रही है। संप्रदायवाद है। तो हालांकि इस पे भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर स्टूडेंट उस तरीके से बहुत बेहतर नहीं लिख सकता है, मतलब लिख सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक होता है कि हम सब साइंस स्टूडेंट के होते हैं, तो वो चीजें। लेकिन अब साइंस स्ट्रीम के हैं, तो भाई आपके लिए ये विज्ञान एवं पर्यावरण, और ये सीधा आएगा कि विज्ञान एवं पर्यावरण पर निबंध लिखने के लिए कुछ इधर उधर करके, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो विज्ञान और पर्यावरण पे हम बहुत बेहतर लिख सकते हैं, क्योंकि हम सब पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर विज्ञान एवं पर्यावरण के आ गया, तो आधुनिक विज्ञान ने हम इस तरीके से प्रस्तावना, पहले भाई आप प्रस्तावना बनाएंगे, फिर मुख्य भूमिका, और लास्ट में आपका क्या होगा, एक तरीके से कि आप मंतव्य, मतलब एक सारांश, संक्षेपण टाइप का। तो विज्ञान एवं पर्यावरण भाई, आज के आधुनिक विज्ञान ने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। आधुनिक कृषि में उन्नत तकनीक, पेस्टिसाइड, उर्वरकों के प्रयोग, अ, आधुनिक दिनचर्या में ऑटोमोबाइल्स और इन सब, मतलब इस तरीके से इनके प्रयोग से पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता चला जा रहा है। हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये थोड़ा सा डाटा 0.3% से बढ़ के इतना हो गया, इस तरीके से ये बढ़ रहा है। और पर्यावरण प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां, रोग इस तरीके से लग रही हैं। अब देखो कैसे लिखोगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, कीट बीमारियां जो है वो मनुष्य एवं पशुओं में, भाई मनुष्यों में हो रहा है जैसे कोरोना आया, और इस तरीके से जंतुओं में हो रहा है, साथ ही साथ फसलों में। अब देखो, आपने पर्यावरण, क्योंकि ये पर्यावरण का जो परिवर्तन है, इसका मतलब इस तरीके से, एक तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, रोग कीट, ये तरह बारिश, सूखा, बाढ़, ये सब चीजें डाल सकते हैं। तो मतलब कि A to Z फसलों पे इसके प्रभाव पड़ रहे हैं। हमारा कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे क्रॉपिंग पैटर्न, पर्यावरण से भाई क्रॉपिंग परिवर्तन हो रहा है, जिससे क्रॉपिंग पैटर्न पे चेंजेज आ रहा है। फिर पर्यावरण पे कुछ लाभ भी अपने हैं, कि हमें नई फसलें उगाने का, नई डेवलप इस तरीके से। तो फिर पर्यावरण के लिए हम बनाए रखें, उसके लिए ये पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम बनाया गया 1986, जिसे अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं, इन्वायरमेंट जिसे, और वाटर पोल्यूशन एक्ट, मतलब इस तरीके से कैसे है ये जो
पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वो जल वायु कैसे, मृदा इस तरीके से हो रहा है, उनको कैसे। तो ये 500 शब्दों में बहुत बेहतर लिख सकते हो आप। ऊपर बस ये है कि आपको, तो ये एक तरीके से विज्ञान एवं पर्यावरण पे हमारे एग्रीकल्चर का स्टूडेंट बहुत बेहतर लिख सकता है, सारे कंपटीटर यहाँ एग्रीकल्चर के हैं। तो इस पे आपको फोकस कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि आप सब अब जितना मैंने बताया है, एक दो और मैं ग्रुप में भी मैं शेयर करूंगा, तो वहां से आप कर सकते हो। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं एवं उनका निवारण। अब प्राकृतिक आपदा एवं निवारण ये भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट कर सकता है। आप अरुण का अध्ययन पढ़ते हो भाई, प्राकृतिक आपदाएं क्या है, अर्थक्वेक है, सूखा है, बाढ़ है। तो हो सकता है कि वो सेम टू सेम यही दे दे, या वो दे देगा कि भारत में सूखे की समस्या है या भारत में बाढ़ की समस्या है। जैसे इस बार देखो, सूखा जैसा तो नहीं रहा, लेकिन जो मानसून का अर्ली मानसून नहीं आया, या एक तरीके से उस तरीके से नहीं हुआ, यूपी की अगर हम बात करें, तो ये और उसके क्या निवारण है भाई। प्राकृतिक आपदाएं हैं तो प्राकृतिक आपदा में पर्यावरण प्रदूषण, मानवीय क्रियाएं और जो ये इनके सब प्रकार है उनके निवारण के बारे में, तो इस टॉपिक पे आप बेहतर लिख सकते हैं। और तीसरा जो टॉपिक है कृषि उद्योग और व्यापार, ये तीनों टॉपिक मुझे लग रहा है कि अच्छा, सबसे बड़ी बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि हमें इन छह टॉपिक में से किसी एक आएगा, छह के छह, ऐसा नहीं कि केवल एक आएगा। वो जब आएगा निबंध तो कम से कम छह निबंध मुझे जहां तक उम्मीद है कि आएगा आपको, हर एक टॉपिक से वो लिखने के लिए आएगा। तो इस तीन अगर एक दो आपके तैयार है, और बेहतर तरीके से बस तैयारी कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 500 शब्द समय सीमा लिखना, वहां हो सकता है कि आपको आ रहा हो, आप पूरा कंप्लीट न कर पाए, तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर ये प्रैक्टिस, आपको लिखने की प्रैक्टिस अभी आज से ही कि आधे घंटे एक घंटे एक निबंध ले लीजिए, कोई टॉपिक ले लीजिए और उसको लिखते रहिए, तो ये आपको करने की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, ये एक तरीके से फर्स्ट पेपर हो गया। मेन अब आपका सेकंड जो पेपर कह सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 250 का है, तो डेवलपमेंट और अदर एग्रोनॉमी, सस्य इन सभी की शाखाओं का अलग अलग है। तो इनके बारे में हम अलग से देख लेंगे, अगर आप सब कमेंट करेंगे कि, तो इंडिविजुअली पीपी और एग्रो डेवलपमेंट अदर शाखाओं के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर लेंगे, किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है। उम्मीद है आप सबको ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज्ञानवर्धक रहा होगा, बेहतर रहा होगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से लाभदायक होगा ये वीडियो। इस ये तभी जब आप सब अधिक से अधिक अगर कमेंट करेंगे या जो भी करेंगे, एक रिस्पांस मिलेगा, तो फिर वो समझ में आएगा कि नहीं बेहतर है।